शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में। आज जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं ये मेनली अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन को बताता है। अभी हाल फ़िलहाल में हम देखेंगे कि जो अफ़गानिस्तान है यहाँ पर तालिबान का राज हुआ है, यहाँ पर तालिबान का शासन अभी चल रहा है। तो जब तालिबान का यहाँ पर शासन होने वाला था, जब तालिबान ने यहाँ पर कैप्चर किया था तो बहुत सारे हमले हुए, लड़ाई झगड़े हुए। इस बीच में यहाँ की जो आम जनता है ना वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। अब कोई भी नहीं चाहेगा कि हम चुनी हुई सरकार को छोड़ करके तालिबान के यहाँ रहना पसंद करें। यहाँ के जो लोग हैं ना परेशान हो करके कहाँ जाते हैं, पाकिस्तान आ जाते हैं। अब पाकिस्तान के सामने समस्या ये खड़ी हो रही है, पाकिस्तान में कई जगह अभी देखा जाए आतंकवादी हमले हो रहे हैं, कई जगह विस्फोटक लगाए जा रहे हैं, कई जगह बम ब्लास्ट हो रहे हैं। इनका आरोप यहाँ की जो पार्टी है वो इन्हीं रिफ्यूजीज़ के ऊपर लगा रही है। अफ़गानिस्तान से जो रिफ्यूजी लोग आकर के यहाँ पर रह रहे हैं तो इन्हीं के चलते चलते हो सकता है कि जो आतंकवादी संगठन है ना वो इन लोगों का मिसयूज़ करके यहाँ पर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इसलिए अब पाकिस्तान प्लानिंग कर रहा है कि इन लोगों को हम वापस अफ़गानिस्तान भेजेंगे, या तो फिर अफ़गानिस्तान नहीं भेज रहे हैं तो इनको जो है सेल्टर रूम में रखा जाएगा। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको डिटेंशन सेंटर में रखा गया है, सेल्टर रूम में रखे गए हैं और बहुत सारी सुख सुविधाओं से ये लोग वंचित हैं। इस प्रकार की स्टोरी इस एडिटोरियल में यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसके साथ साथ में हम ये भी जानेंगे कि क्या यदि इस प्रकार से पाकिस्तान कदम उठा रहा है तो वो कितना सक्सेस हो पाएगा। यदि यहाँ पर इस प्रकार से बम ब्लास्ट की घटनाएं हो रही हैं या फिर पाकिस्तान की जो कंडीशन अभी चल रही है उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें जिम्मेदार हैं, ये सारी चीज़ों के यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए इसमें बोला जाता है कि यदि कंडीशन पाकिस्तान की ऐसी हो गई है तो इसके लिए खाली आप अफ़गानिस्तान के रिफ्यूजीज़ को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। हाल फिलहाल में देखा जाए पाकिस्तान की गवर्नमेंट का एक ऑर्डर आया था जिसके अंतर्गत बोला गया है कि जितने भी जो अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स लोग हैं पाकिस्तान में रह रहे हैं उनको पाकिस्तान छोड़ना पड़ेगा। 31 अक्टूबर 2023 तक ये डेट रखी गई है। लेकिन इससे सीधे सीधे जो 100,000 ऑफ अफ़गान रिफ्यूजीज़ हैं ना उनकी जो लाइफ है वो जियोपार्डी में चली गई है। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है जियोपार्डी, जिसका मतलब होता है संकट। नॉर्मली तो देखा जाए पाकिस्तान का कहना है कि हम इससे किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, धर्म जाति लिंग किसी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ऐसा पाकिस्तान की तरफ से बोला जाता है। तो यहाँ की जो इंटरिम गवर्नमेंट है इस्लामाबाद उसने बोला है कि ये जो डिसीजन हम लिए हैं इससे हम किसी पार्टिकुलर नेशनलिटी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन यदि आप नंबरों के हिसाब से देखेंगे तो अफ़गान रिफ्यूजीज़ पाकिस्तान में सबसे बड़ी संख्या में हैं या फिर सबसे ज़्यादा वो ही इसमें टारगेटेड होने वाले हैं। दशकों से आप देखेंगे मिलियंस ऑफ अफ़गान लोग रिफ्यूजी के तौर पर पाकिस्तान में रह रहे हैं। पार्टिकुलरली ये जो लोग हैं ना वायलेंस से बचने के लिए यहाँ आए हैं। सिविल वार जैसी कंडीशन चल रही थी उनके देश में, इसी के चलते चलते वो लोग अफ़गानिस्तान से भाग करके यहाँ आ गए। यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से यदि देखा जाए तो 1.3 मिलियन अफ़गान रिफ्यूजी, ठीक, 1.3 मिलियन अफ़गानिस्तान लोग रजिस्टर्ड हैं ऐसे रिफ्यूजी के तौर में, जबकि 8,80,000 ऐसे हैं जिनके पास में लीगल स्टेटस है कि वो यहाँ पर ठहर सकते हैं। कितनी बड़ी संख्या है आप देख सकते हैं, 1.3 मिलियन ऐसे हैं जो कि रिफ्यूजी के तौर पर रजिस्टर्ड हैं, लेकिन 8,80,000 लोग ऐसे हैं जिनके पास में लीगल स्टेटस है कि वो यहाँ पर ठहर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसका कहना है कि लगभग 1.7 मिलियन पीपुल आर स्टेइंग इलीगली। 1.7 लोग इलीगल तरीके से पाकिस्तान में रह रहे हैं, ठीक है, और इसमें ज़्यादातर जो संख्या है वो अफ़गानिस्तान वाले लोगों की है, अफ़गान रिफ्यूजी की ही है। लगभग 6 लाख अफ़गान के बारे में ऐसा बोला जा रहा है कि ये लोग पाकिस्तान भागकर आए थे जब तालिबान ने रिकैप्चर किया था काबुल में 2021 में।
क्या इससे पहले भी अफ़गानिस्तान वाले जो लोग हैं, रिफ्यूजी लोग हैं, वो पाकिस्तान आए हैं? तो बोला जा रहा है, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ अभी बस घटित हुई है। ये 1980 के दशक में जब सोवियत मिलिट्री ने इंटरवेंशन किया था अफ़गानिस्तान में, उस समय में भी बहुत सारे लोग भाग भाग करके पाकिस्तान आए थे। पाकिस्तान का जो ऑर्डर लाया गया है हाल फिलहाल में सरकार के द्वारा, इसका क्या मतलब है, क्या मायने हम निकाल सकते हैं? सीधी सी बात यह है, पाकिस्तान का ऑर्डर कहता है कि जिनके पास में डॉक्यूमेंट नहीं हैं उनको देश छोड़ना पड़ेगा, लीव ऑन देयर आउन और फेस डिटेंशन एंड डिपोर्टेशन। दूसरी नंबर की बात यह है, ठीक है, डिटेंशन एंड डिपोर्टेशन, या तो उनको हिरासत में डाला जाएगा या फिर डिपोर्टेशन किया जाएगा, उनको निर्वासन किया जाएगा, देश से निकाला किया जाएगा। इतने ऑप्शन अभी अवेलेबल हैं। पाकिस्तान ने ऑलरेडी से सेटअप किया है डिपोर्टेशन सेंटर टू राउंड अप इलीगल माइग्रेंट एंड डिपोर्ट देम। अभी क्या है, वो डिपोर्टेशन सेंटर बना चुका है। जो जो लोग बिना डॉक्यूमेंट के उनको यहाँ पर रखा जा रहा है और बाद में फिर इनका जो है निष्कासन किया जाएगा। अभी हाल फिलहाल में यदि आप देखेंगे, थाउजेंड ऑफ पीपुल अभी भी अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की बॉर्डर में ऐसे ही पड़े हुए मिल जाएंगे, भटकते हुए मिल जाएंगे। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको हमेशा से डर रहता है कि हमें कोई अरेस्ट ना कर ले, ठीक है, हमारा वायलेंस ना हो जाए पाकिस्तान में, लीडिंग टू द यूएन्स वार्निंग ऑफ ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी। और कुल मिलाकर के यूनाइटेड नेशंस की तरफ से बोला गया है कि इससे ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी आ सकती है। पाकिस्तान कौन कौन से रीज़न दे रहा है कि मैं इस कदम को क्यों उठा रहा हूँ? पाकिस्तान का आर्गूमेंट है कि जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं ना, इनके चलते चलते हमारे देश में क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, टेरर अटैक्स बढ़ गए हैं। इसके साथ साथ में हमारी जो इकोनॉमी है वो स्ट्रगल कर रही है, हमारे लोगों के लिए जो अवसर हैं वो ये लोग खा जा रहे हैं, इसलिए हम इनको यहाँ से बाहर करना चाहते हैं। अभी तक देखा जाए तो 24 सुसाइड बॉम्ब अटैक हो चुके हैं जनवरी से लेकर के अभी तक, एंड 14 इनमें से 14 ऐसे थे जिनको कैरी आउट किया गया था अफ़गान नेशनल के द्वारा, इसलिए मेनली इनको टारगेट करने की कोशिश करी जा रही है। वहीं यदि आप देखें, तीसरे नंबर का रीज़न ये भी हो सकता है कि देखिए यहाँ पर नेशनल इलेक्शन आने वाले हैं जनवरी में, ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान हाइपर इन्फ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, उसके पास में डॉलर नहीं बचा है जिसके माध्यम से वो कोई चीज़ खरीद सके, वो इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा है, एक्सपोर्ट कम कर रहा है। इसके साथ साथ में उसके जो रुपया की जो वैल्यू है वो डिप्रीसिएशन से गुजर रही है, मतलब उसकी वैल्यू बहुत कम हो गई है। लेकिन यदि देखा जाए, हम इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन लेकर के आएँ, यदि आप इनको फोर्सफुल डिपोर्टेशन कर रहे हैं 1.7 मिलियन पीपुल्स का, तो इससे कोई सॉल्यूशन निकल करके आने वाला नहीं है। तो लेकिन इन सारी समस्याओं का हल कैसे हो सकता है? तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेंगे? यहाँ के रूलर्स लोगों के चलते चलते ही पाकिस्तान की ये हालत हो गई है। इसकी जो मिलिट्री है, इसके अलावा जो सिविलियन लीडरशिप है, कंटिन्यू, ठीक है, पावर गेम को प्ले करने में अपना अपना योगदान दे रहे हैं। मिलिट्री जो है अपने आप को सरकार के बराबर समझने लग जाती है, और यही कुछ ऐसी चीज़ें हैं, दोनों ही मैक्सिमम पावर का यूज़ करना चाहते हैं और अपनी जो इकोनॉमी है उसको निगलेक्ट कर देते हैं। वहीं यदि देखा जाए सिक्योरिटी क्राइसिस, यहाँ पर अभी पाकिस्तान में सिक्योरिटी क्राइसिस चल रहा है, तो इसका खुद का ड्यूअल पॉलिसी है टेरर को लेकर के। कहीं आप सपोर्ट करते हैं, कहीं बोलते हैं हम सपोर्ट नहीं करते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि पाकिस्तान जो है आतंकवाद को खुद फेस कर रहा है। दूसरे नंबर की बात यदि हम करें, तालिबान का आपने खुद सपोर्ट किया था। पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा तालिबान का सपोर्ट किया गया था उस समय में, जब उसने रिकैप्चर्ड किया था अगस्त 2021 में पावर को। कुल मिलाकर के ये विक्ट्री मानी जा रही थी पाकिस्तान के जनरल के द्वारा। लेकिन सिक्योरिटी क्राइसिस जो पाकिस्तान में अभी चल रहा है, आज के समय में फेस कर रहा है, पाकिस्तान फेस कर रहा है, वो सजेस्ट करता है कि ये जो विक्ट्री आप बोले थे कि अफ़गानिस्तान में तालिबान का शासन चल गया है तो हमारी विजय हो गई है, लेकिन इसका कोई सही असर पड़ा नहीं है पाकिस्तान के ऊपर।
इसके बाद वाला जो एडिटोरियल है ये पार्टिकुलरली बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, इसको हम कैसे करके प्रोटेक्ट कर सकते हैं और इसका क्या महत्व है इंसानों के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए, इसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है, इसको यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व की परिभाषा हम देखें तो बायोस्फीयर रिजर्व एक प्रकार से इंटरनेशनल तौर पर डेसिग्नेशन दिया गया है यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी जगह को बायोस्फीयर रिजर्व हम कैसे बोलेंगे? किसी भी जगह को हम बायोस्फीयर रिजर्व नहीं बोल रहे हैं, ये नाम रखा गया है यूनेस्को की तरफ से कि इस पार्टिकुलर एरिया को हम बायोस्फीयर रिजर्व बोलेंगे। ये जो जगह है एक प्रकार से रिप्रेजेंटेटिव पार्ट माना जाता है नेचुरल एंड कल्चरल लैंडस्केप का। ये काफ़ी लार्ज एरिया में फैला हुआ हो सकता है, चाहे वो कोस्टल हो, चाहे वो मैरीन हो, चाहे मैरीन इकोसिस्टम हो। ठीक है, ये वाला जो एरिया है कोस्टल वाला हो सकता है, समुद्र तटीय एरिया हो सकता है, मेरीन इकोसिस्टम हो सकता है, या फिर ये कोई जंगल, ठीक है, दलदल वाला एरिया हो सकता है। ऐसे एरिया को यूनेस्को की तरफ से निर्धारित कर दिया गया है कि भाई ये बायोस्फीयर रिजर्व है। अब इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं, ठीक है, क्या इसका महत्व है, इसको हम आगे देखने वाले हैं। बायोस्फीयर रिजर्व के माध्यम से कुल मिलाकर के हम इकोनॉमिक और जो सोशल डेवलपमेंट है दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। बैलेंस कैसे बनाना है भाई? इतना जो एरिया है इसको हमने प्रोटेक्टेड कर दिया है, यहाँ पर आप घर मत बनाइए, सड़कें मत बनाइए, पुल मत बनाइए, यहाँ पर जीव जंतुओं के लिए हमने इस एरिया को प्रोटेक्ट कर दिया है। कुल मिलाकर के हम बैलेंस स्थापित कर रहे हैं इंसानों और इस प्रोटेक्टेड एरिया के बीच में। इकोनॉमिक एंड सोशल जो संबंध हैं उन रिलेशन को यहाँ पर बैलेंस स्थापित करने की बात करी जाती है। इसके साथ ही साथ में इनसे जुड़ी जो एसोसिएटेड कल्चरल वैल्यूज़ हैं, ठीक है, इनको हम प्रिजर्व कर रहे हैं नेचर के साथ साथ में। हमारी जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं जो कि इस स्थान से जुड़ी हुई हैं, इनको नेचर के साथ में हम सेव करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार से देखा जाए बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं एक प्रकार से स्पेशल इन्वायरमेंट हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे वो नेचर हो, दोनों के लिए। और ये दोनों ही साथ में मिलकर के रहते हैं और बताते हैं कि कैसे करके जो ह्यूमन बीइंग्स है और नेचर है दोनों साथ साथ में ही रह सकते हैं। हमें इसके लिए नेचर को नष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए कौन कौन से क्राइटेरिया हो सकते हैं बायोस्फीयर रिजर्व को घोषित करने के लिए? तो इसमें बोला जा रहा है कि ये जो जगह है इसको आप प्रोटेक्ट करें हैं। इसके अलावा ये जगह ऐसी है जहाँ पर डिस्टरबेंस बहुत कम हो रहा है, मतलब इसका जो कोर एरिया है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। पार्टिकुलरली हम नेचर कंजर्वेशन के हिसाब से बात करें तो सेकंड वाली बात ये बोली जाती है, इसमें जो कोर एरिया रहता है, आगे चल कर के हम देखेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व के कौन कौन से पार्ट होते हैं, किसको हम कोर एरिया बोलेंगे। तो इसका जो कोर एरिया है इसको हम एक बायो जियोग्राफिकल यूनिट के तौर पर बोल रहे हैं। इसके अलावा इसका साइज काफ़ी इनफ होना चाहिए ताकि यहाँ पर जो रिप्रेजेंटिंग ताकि ये जो है पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सके, ऑल ट्रॉपिक लेवल्स को। इसके अलावा अगला जो क्राइटेरिया है यहाँ पर लोकल कम्युनिटीज़ का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए एंड यूज़ ऑफ देयर नॉलेज इन बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्वेशन। और ये जो लोकल लोग हैं ये अपनी लोकल मेथड के माध्यम से ही इस एरिया को प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा इस एरिया में ये क्षमता होना चाहिए, ये पोटेंशियल होना चाहिए फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल ट्राइब और रूरल मोड ऑफ लाइविंग। इस जंगल एरिया में यदि कोई जनजाति रह रही है तो ये एरिया उनका जो ट्रेडिशनल ट्राइबल है उनको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है, उनको वहाँ से बेदखली नहीं की जा रही है। दोनों जो है साथ में रह रहे हैं, प्रकृति और पर्यावरण मिल करके। यहाँ पर एक पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कौन से एरिया को क्या बोला जाएगा। एकदम जो बीच वाला एरिया है ना,
ठीक है। ये वाला जो एरिया है मॉनिटरिंग वाला एरिया कहलाता है बायोस्फीयर रिजर्व का। यदि ये हिस्से की यदि हम बात करें तो ये वाला हिस्सा हमारा कौन सा हो गया, मॉनिटरिंग वाला हिस्सा हो गया। इसके बाद जो डार्क ग्रीन कलर आप देख रहे हैं ये कोर एरिया है। इससे थोड़ा सा यदि आप बाहर निकलेंगे तो ये कोर एरिया है, जैसे कि यहाँ पर आप फ़ोटो वगैरह खींच सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ यहाँ पर घर भी बने हुए हैं। इसके ऊपर यदि आप जाएंगे तो ये वाला जो है ट्रांजिशन जोन के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, ये वाला एरिया है जहाँ पर कुछ कुछ लोग, आदिवासी लोग कहना चाहिए, घर बना करके रह रहे हैं। और यहाँ पर जहाँ जहाँ पर फ़ोटो का कैमरा बनाया गया है, ये वाला जो एरिया है टूरिज्म या फिर रिक्रिएशन के लिए यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पर आप जा सकते हैं मनोरंजन के लिए, ठीक है, घूमने के लिए, विज़िट करने के लिए। सीधे एडिटोरियल की तरफ चलते हैं और देखते हैं एडिटोरियल को। तो देखिए, ये आर्टिकल हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि 3 नवंबर को हम वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डे सेलिब्रेट करते हैं और ये इसकी 2nd नंबर की एनिवर्सरी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन द प्रोग्रेस मेड इन कंजर्विंग एंड सस्टेनेबली यूजिंग दीज वाइटल। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गया है कि आप अभी तक कितनी प्रोग्रेस कर पाए हैं कंजर्वेशन को लेकर के, और क्या आपने सस्टेनेबल तरीके से ये जो वाइटल है, ये जो इम्पोर्टेंट जगह है, इनका यूज़ किया है कि नहीं किया है। इसके ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन राइज होता है। बायोस्फीयर रिज़र्व की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिया के जितने भी बायोस्फीयर रिज़र्व हैं उनके नाम यहाँ पर बताए गए हैं। कौन कौन सी जगह में कौन कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड है, इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। कोल डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, कंचनजंगा, ठीक है, सिक्किम में, मानस डिब्रूगढ़ सिखोवा असम, देहांग देबांग की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में है, नोकरेक मेघालय में है, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, शेषाचलम है आंध्र प्रदेश में, ग्रेट निकोबार अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में। इसके अलावा अगस्त्य मलाई की बात करें तमिलनाडु एंड केरला वाले स्थान पर है, नीलगिरी कर्नाटका में, अचानकमार अमरकंटक अचानकमार और अमरकंटक जो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, अचानकमार छत्तीसगढ़ में और अमरकंटक में हो गया मध्य प्रदेश। इसके बाद पचमढ़ी एंड पन्ना को भी बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में जाना जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें कच्छ गुजरात वाला एरिया, नंदा देवी उत्तराखंड, कोल डेजर्ट हिमाचल प्रदेश। शुरुआत करी जाती है कि जब भी हम सोचते हैं अपने मनोरंजन के लिए कुछ हरा भरा देखने के लिए निकलते हैं, हर जगह आपको प्लास्टिक पॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। हम ऐसी जगह खोज रहे हैं जो कि अनपॉल्यूटेड स्पॉट हो अपने मनोरंजन के लिए, अपने घूमने फिरने के लिए, लेकिन हर जगह आपको प्लास्टिक पॉल्यूशन ही दिखाई देता है। हर जगह आपको सिंगल यूज़ प्लास्टिक दिखाई देता है, पार्टिकुलरली प्लास्टिक वाटर बॉटल, ठीक है, ये सिग्निफिकेंट तरीके से इंक्रीज़ होते जा रही हैं। 80% ऑफ ऑल टूरिज्म, ठीक है, यदि आप टूरिज्म का 80% हिस्सा देखें तो ये कोस्टल एरिया में ही होता है। कोस्टल एरिया के किनारे किनारे लोग ही ज़्यादातर घूमने फिरने के लिए जाते हैं। और आप हमेशा सोचते हैं कि हम जो है थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं अपने वेकेशन में। इफ़ यू फाउंड डिस्कार्डेड प्लास्टिक बॉटल वाई टेकिंग ए स्ट्रोल ऑन द बीच, तो क्या आप इससे खुश होंगे कि आप बीच में टाइम पास करने के लिए गए हैं और वहाँ पर प्लास्टिक का ढेर लगा हुआ है। दुनिया में लेकिन कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल भी प्रस्तुत किए गए हैं जिसके माध्यम से प्लास्टिक पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की बात करी जाती है। वहीं यदि हम आइलैंड ऑफ प्रिंसिपल बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें, साओ तोमे एंड प्रिंसिपल इन अफ्रीका, प्रिंसिप इन अफ्रीका, अफ्रीका में जो 2 जगह है साओ तोमे और प्रिंसिप, 2 जगह। यहाँ के जो स्कूल चिल्ड्रन हैं ये स्टेनलेस स्टील की बोतल लेके जाते हैं ड्रिंकिंग वाटर के लिए। अब प्लास्टिक वाली बोतल का इस्तेमाल ये लोग नहीं करते हैं, क्योंकि यदि करेंगे तो रास्ते में कहीं भी फेंक देंगे, स्कूल में कहीं भी फेंक देंगे और उससे कचरा ही होना है और कुछ नहीं होना है। तो कुल मिलाकर के
जो डेली प्रोडक्शन है, डेली कंजप्शन है सिंगल यूज़ प्लास्टिक बॉटल का, उसको कंप्लीट तरीके से अवॉइड किया जा रहा है। जब लोग यूज़ ही नहीं करेंगे तो इसको हम प्रोडक्शन करके क्या करेंगे। आगे हम बात करते हैं यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व की। तो आज के समय में ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है थोड़ी बहुत हमारे लिए आशा पैदा कर रहे हैं कि चलो अभी हरियाली मौजूद है, लेकिन आज के समय में आप क्लाइमेट क्राइसिस को फेस कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं, एक प्रकार से हिडन ओआसिस के रूप में ये काम करते हैं। ओआसिस हम किसको बोलेंगे, आप कभी कभी देखेंगे ना मरुद्यान वाले एरिया में कहीं कहीं पे झाड़ी वाड़ी जैसी दिख जाती है, ठीक है, कहीं कहीं हरे भरे उद्यान आपको देखने को मिल जाते हैं जहाँ पर गड्ढा रहता है, वहीं पर ये उद्यान विकसित हो जाते हैं पानी की थोड़ी बहुत नमी के चलते चलते। तो ठीक इसी प्रकार से मरुभूमि में एक प्रकार से हरियाली या फिर उद्यान के रूप में ये लोग काम कर रहे हैं। बायोस्फीयर रिजर्व के माध्यम से हम हमारी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। इनके माध्यम से जो पॉल्यूशन है वो कम होता है। इसके साथ साथ में जो क्लाइमेट रेजिलेंस है, क्लाइमेट रेजिलेंस हम पैदा कर पा रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व के माध्यम से। इसके साथ साथ में ये जो लैंड है, कोस्टल है, मरीन इकोसिस्टम है, उसके लिए कहना चाहिए एक प्रकार से जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता है, ठीक है, इनको एक प्रकार से लाइफ प्रोवाइड करने का काम कर रहा है और एक ऐसी जगह जहां पर इंसान और प्रकृति दोनों आपसी सामंजस्य के साथ में रह रहे हैं। वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डे की बात करें तो इसको हम 3 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। कब की डेट रखी गई है, 3 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं और आज की भी डेट जो है 3 नवंबर है। हर साल हम ये दिवस मनाते हैं ताकि कुछ अवेयरनेस को राइज कर सकें, ठीक है, कैसे इम्पोर्टेंस है, कितना इम्पोर्टेंस है बायोस्फीयर रिजर्व का हमारी लाइफ में, एंड प्रमोट करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व को कंजर्वेशन के लिए एंड सस्टेनेबल यूज़ के लिए। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर भी बताई गई है। यदि हम जो है बायोस्फीयर रिजर्व के स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड कोर जोन की बात करें, जो कि प्रोवाइड कर रहा है हैबिटाट फॉर फ्लोरा एंड फ्यूना एंड प्रोटेक्ट करता है वाटर, सॉइल, एयर एंड बायोटा एज ए होल इकोसिस्टम, ठीक है, यहाँ जितना भी इकोसिस्टम है उसको हम प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व के माध्यम से। यहाँ पर एक बफर जोन भी रहता है, कोर जोन से लगा हुआ जो जोन रहता है इसको हम बफर जोन बोलते हैं। तो ये जो बफर जोन रहता है यहाँ पर आदिवासी लोग रह रहे हैं, ठीक है, और प्रकृति के साथ में ये कामकाज कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, अनाज पैदा कर रहे हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैसे करके लोग प्रकृति के साथ में रह रहे हैं। एक जोन, ठीक है, जो कि ऐसे काम करता है जहाँ पर लेबोरेटरी के तौर पर वैज्ञानिक लोग यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं नेचर की। इसके अलावा यहाँ पर जो स्टूडेंट लोग हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जा रही है, एजुकेशन प्रोवाइड करी जा रही है। इस एरिया को हम कौन सा जोन बोल रहे हैं, बफर जोन बोल रहे हैं। इसके बाद जो आउटर मोस्ट एज रहती है ये होती है ट्रांजिशन जोन की, जहाँ पर जो कम्युनिटीज़ है वो प्रैक्टिस करते हैं सोशियो कल्चरली एंड इकोलॉजिकली सस्टेनेबल ह्यूमन एक्टिविटीज़ को। यहाँ पर आपको कुछ कुछ सस्टेनेबल ह्यूमन एक्टिविटीज़ देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर जो समुदाय है, यहाँ जो लोग हैं, ठीक है, सोशियो कल्चरली एंड इकोलॉजिकली यहाँ पर रह रहे हैं और कामकाज कर रहे हैं अपना। यूनेस्को ने यदि किसी जगह को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया है तो इसका मतलब ये है हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर रहे हैं। इसके साथ साथ में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो सस्टेनेबल है एंड रिसर्च का काम यहाँ पर हो रहा है। इसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व को सपोर्टेड किया जा रहा है यूनाइटेड नेशंस की अदर एजेंसीज़ के भी द्वारा, जैसे कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसको यूएनडीपी बोलते हैं, इसके साथ साथ में यूएनईपी के द्वारा, इसके साथ साथ में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के माध्यम से भी प्रोटेक्ट करने की बात यहाँ पर करी जाती।
वहीं यदि हम दुनिया भर में बात करें कि दुनिया भर में इनकी संख्या कितनी, इसके साथ साथ में दुनिया को ये कितना ज़्यादा प्रभावित करते हैं। यूनेस्को के हिसाब से देखा जाए तो करंटली 748 बायोस्फीयर रिजर्व अभी बनाए गए हैं 134 कंट्रीज़ में। 12 साइट अकेली जो है इंडिया में पाई गई हैं। इसमें 22 ट्रांस बाउंड्री साइट भी हैं। इन्हेंसिंग द फ्रेंडली कोऑपरेशन बिटवीन नेबरिंग कंट्रीज़, तो 22 जो है ट्रांस बाउंड्री साइट भी शामिल है, जो कि उस जगह में आपको देखने को मिलेंगे जहां पर सीमाएं टच करती हैं एक देश की दूसरे देश के साथ में। कुछ कुछ रिजर्व आपको ऐसे भी देखने मिल जाएंगे भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश की सीमा के किनारे किनारे। इनसे सीधे सीधे जो 250 मिलियन लोग हैं 134 कंट्रीज़ के, वो सीधे सीधे प्रभावित होते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हमारे फ्यूचर के प्लानेट के लिए, क्योंकि ये हमें एक लाइव टेस्टामेंट देते हैं कि नेचर जो है रेजिलेंस रहेगी। इसके साथ साथ में नेचर के प्रति रेजिलेंस पैदा करना, दैट इवन एमिडस्ट ह्यूमन एक्टिविटी फाइंड ए वे टू फ्लोरिश। यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि रेन फॉरेस्ट वाले एरिया की बात करें, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से लेकर के अल्पाइन, डेजर्ट, सारी चीज़ें यहाँ पर हमको देखने को मिल जाएंगी। इंडेंजर्ड किस्म के प्लांट भी हैं, एनिमल स्पीसीज़ ही भी हैं यहाँ पर। तो घर प्रोवाइड किया जा रहा है बायोस्फीयर रिजर्व के द्वारा इन सबको। बायोस्फीयर रिजर्व काफ़ी इंपॉर्टेंट वाइटल रोल अदा करते हैं, ठीक है। इसके माध्यम से हम बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं एंड इंश्योर करते हैं सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को। नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ ऐसा नहीं करना है कि आज ही पूरा कर लो और आज ही ख़त्म कर डालो इनको। बायोस्फीयर रिजर्व हमें बताता है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा करके आपको नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करना है। इसके साथ ही साथ में क्लाइमेट चेंज से यदि लड़ाई लड़ना है तो इसके लिए बायोस्फीयर रिजर्व काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, ये काफ़ी क्रूशियल हो जाते हैं हमारी लाइफ के लिए। इसके साथ साथ में विश्व का जो कार्बन सिंक है, ठीक है, कार्बन सिंक हम किसको बोलेंगे, एक ऐसी जगह जो कि कार्बन को सोखने का काम कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पर पेड़ पौधे की हम बात करते हैं, तो पेड़ पौधे भी ऐसे नहीं जो कि सबसे ज़्यादा कार्बन सोखते हैं, ऐसे पेड़ पौधों की हम बात कर रहे हैं। तो ये कार्बन सिंक प्रोवाइड करने का काम करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं CO2 को एटमॉस्फेयर से। कार्बन सिंक जैसे कि एग्जांपल के तौर पर पेड़ पौधे हो सकते हैं, ओशियन हो सकते हैं। ये हमें एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम कुछ एडाप्टेशन स्ट्रेटजीज अपना सकते हैं क्लाइमेट चेंज से लड़ाई लड़ने के लिए। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो हिस्सा यहाँ पर आ जाता है कि भाई लोकल लेवल पर कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो पहला जो एग्जांपल दिया जाता है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया का। यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ की जो लोकल समुदाय हैं वो आपस में मिलकर के काम करते हैं और ये लोग मैनेज कर रहे हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट को, प्रोटेक्ट कर रहे हैं यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को। सेकेंड नंबर का एग्जाम्पल दिया जा रहा है गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व का, जो कि कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। यहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं इसमें महिलाएं भी शामिल हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दे रही हैं कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए। ये कैसे काम कर रही हैं, जैसे कि इन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप का निर्माण किया है। इसके साथ साथ में यहाँ के जो यूथ लोग हैं वो इको टूरिज्म में इंगेज हुए हैं। रिसेंटली यदि देखा जाए, हाल फिलहाल में रिकॉग्नाइज़ किया गया है, रिसेंटली रिकॉग्नाइज विद द यूनेस्को मिचेल बाटिस अवार्ड। हाल फिलहाल में एक अवार्ड भी दिया जा रहा है यूनेस्को मिचेल बैटिस अवार्ड, ठीक है। यदि बायोस्फीयर रिजर्व मैनेजमेंट अच्छा खासा किया जा रहा है इस मामले में, तो बायोस्फीयर रिजर्व मैनेजमेंट 2023 अवार्ड भी इस मामले में रिकॉग्नाइज़ किया गया है। ये अवार्ड मिला है गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व को, ठीक है। कुल मिलाकर के यहाँ पर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था प्लास्टिक चेक पॉइंट को। इसके माध्यम से यहाँ के जो कम्युनिटी मेंबर हैं वो चेक करते हैं ऑल व्हीकल्स को एंड टूरिस्ट को फॉर प्लास्टिक वेस्ट के लिए। इनके पास में जितना भी प्लास्टिक वेस्ट है वो उनको कलेक्ट करते हैं। इसके बाद इसको रिसाइकिल किया जाता है एंड फिर इस प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा आ जाता है कि अभी तक हम इनके संरक्षण के लिए कौन कौन से प्रयास किए हैं। तो SCAM की मीटिंग की बात करी जाती है। इस कॉन्टेक्स्ट में
यूनेस्को के साथ में पार्टनरशिप करी गई है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा एंड नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट। इन्होंने कंक्लूड किया था 10वें नंबर की साउथ एंड सेंट्रल एशियन बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क मीटिंग को। चेन्नई में इसका आयोजन किया गया था इंडिया में 1 से 3 नवंबर के बीच में। इस बार थीम रखी गई थी रिज टू रीप। इसके लिए इस संगठन ने हमें एक प्लेटफार्म दिया है। इस प्लेटफार्म में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और आपस में नॉलेज शेयर कर रहे हैं कि कैसे करके हम प्रोटेक्ट करें, क्या आगे करें, ये सारी चीज़ें यहाँ पर संभव हो पा रही हैं। इसके साथ साथ में यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, दोनों के यदि हम जोड़ दें तो ये जो कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जो कि इन्हेंस कर रहे हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप को, ठीक है, थ्रू combining natural and social sciences to improve livelihood, safeguard ecosystem, promote sustainable economic development। तो यूनेस्को MAN एंड बायोस्फीयर रिजर्व MAB प्रोग्राम ये बता रहे हैं कि इन्वायरमेंट और ह्यूमन रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए, कैसे करके ये अपनी लाइवलीहुड को चलाएंगे, इकोसिस्टम को सेफगार्ड कर पाएंगे, इसके साथ साथ में सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकते हैं। इसके बाद वाली जो न्यूज़ आई है वो इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड है। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए ना तो इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड सुनवाई चल रही सुप्रीम कोर्ट में, और अच्छी बात है यदि ये सुनवाई 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले ही यदि आ जाती, इसका कोई भी अच्छा डिसीजन आ जाता है तो आने वाले समय में, ठीक है, इसका फ़ायदा सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को होने वाला है। यहाँ पर देखा जाए ना, हाल फिलहाल में हम देखेंगे कि अभी बीजेपी का रूल चल रहा है, बीजेपी का शासन चल रहा है केंद्र सरकार में। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से क्या होता है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देते हैं। अब जाहिर सी बात है, आपने अच्छी खासी मोटी रकम दिया है तो इसके बदले में भी सरकार आपके लिए कुछ करेगी। यदि आप कोई कंपनी है, बहुत बड़ी संस्था है, तो यहाँ पर और भी ज़्यादा फिर ये रिलेशन महत्वपूर्ण हो जाता है। ये चीज़ किसी को पता नहीं है कि 100 रुपया किसको दिया है बीजेपी ने, किसने दिया है बीजेपी को 100 रुपये। ये केवल बीजेपी को मालूम है कि मुझे ये 100 रुपया इस व्यक्ति ने दिया है। बाकी ना तो अपोजिशन वाली पार्टी को पता है, ना तो हम तुम जैसे लोग किसी को ये चीज़ नहीं मालूम है। अब यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट करी जा रही है कि ये जो चीज़ है, ये चीज़ लोगों को पता होना चाहिए कि आप किसको पैसा दे रहे हैं। इससे क्या होगा, आप क्वेश्चन खड़े कर सकते हैं ना, देखो जिसने पैसा दिया आप उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं, हमारे लिए तो आप काम ही नहीं कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आप उठा सकते हैं। इसीलिए ट्रांसपेरेंसी की व्यवस्था यहाँ पर की जानी चाहिए, ऐसा मुद्दा उठाया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। दूसरे नंबर की चीज़ ऐसी भी हो सकता है कि कोई ये जो व्यक्ति है ये अपने ही पैसे को, एग्जाम्पल के तौर पर इसके पास में 100 रुपये हैं तो 100 रुपये में इसने ए को दे दिया, ठीक है, ये 100 रुपये इसको ए दे दिया। इनकम टैक्स से बचने के लिए इस नेता ने अपने 100 रुपये ए को दे दिया और इस ए ने SBI जा कर के इलेक्टोरल बॉन्ड में इसको निवेश कर दिया, ठीक है। इससे इस प्रकार से काला धन का भी प्रवाह हो रहा है यहाँ पर और पता किसी को नहीं चल पा रहा है। दूसरे नंबर की बात यह है, ठीक है, जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो SBI है, खाली SBI में ही आपको बॉन्ड मिलेगा। आप SBI जाएंगे, SBI को 100 रुपये देंगे एग्जाम्पल के तौर पर, तो आपको बॉन्ड मिल जाएगा। फिर ये वाला जो बॉन्ड है इसको आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को दे दीजिए, वो जा कर के भुना लेगा और उसको पैसा मिल जाएगा। SBI सरकारी बैंक है, इसलिए सरकार को पता रहता है कि मुझे बॉन्ड किसने दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्वेश्चन खड़ा किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने थर्सडे के दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 2 सप्ताह का टाइम दिया है कि आप जो है अपडेटेड डाटा हमारे पास में लेकर के आइए 30 सितंबर 2023 तक कि जो कंट्रीब्यूशन है पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कितना कितना हासिल किया है अभी तक इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के माध्यम से। इसके बाद अगला जो न्यूज़ आर्टिकल यहाँ पर हम देखने वाले हैं, ये पार्टिकुलरली मुख्यमंत्री और गवर्नर, राज्यपाल दोनों के संबंध को बताता है। अब देखिए, किसी भी स्टेट में केंद्र सरकार अपनी तरफ से गवर्नर को भेजती है, ठीक है, ये है सेंट्रल गवर्नमेंट।
अब गवर्नर क्या होता है ना, केंद्र सरकार का आदमी है, इसलिए हमेशा ये जो चीफ मिनिस्टर है उसके कामकाज में बाधा डालने की कोशिश करता है। ऐसा आरोप लगाया जाता है गवर्नर के ऊपर कि आप हमेशा जो है हमारे ऊपर बाधा डालने का काम कर रहे हैं। ये बाधाएं कई प्रकार से हो सकती हैं, जैसे कि महाराष्ट्र के मामले में हम देखेंगे, पार्टी बनाने के लिए उस समय में उद्धव ठाकरे की सरकार को कम टाइम दिया था, और वहीं जब बीजेपी की बात आ गई थी, ठीक है, तो उनको ज़्यादा टाइम दिया गया था। तुरंत मतदान प्रूफ करने के लिए, मेजॉरिटी प्रूफ करने के लिए आपने उद्धव ठाकरे को कम दिया, शिवसेना को, जबकि बीजेपी को ज़्यादा टाइम दे दिया। ऐसे एग्जाम्पल हमने देखे। इसके बाद सेकंड एग्जाम्पल हम देखते हैं कि चीफ मिनिस्टर यदि कोई महत्वपूर्ण बिल को पारित कराना चाहता है तो उस बिल में डिले करने का काम किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। ऐसा आरोप लगता है हमेशा राज्यपाल के ऊपर। राज्यपाल के लिए कुछ कुछ पावर निर्धारित करी गई हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें, विधानसभा से यदि कोई बिल पारित किया गया है और राज्यपाल के पास में भेजा गया है, ठीक है, इस बिल को हम राज्यपाल के पास भेजे हैं, तो पहली बात यह है कि राज्यपाल बोलेगा कि आप इसको रिकंसिडर करिए, वापस कर दिया। अब फिर से विधानसभा ने भले ही कुछ संशोधन किया कि नहीं किया, फिर से उसने भेज दिया, अब तो इसको साइन करना ही पड़ेगा, अब इसकी मजबूरी है। लेकिन क्या क्या कर सकता है राज्यपाल? अपनी जेब में रख करके बैठा रहेगा, बैठा रहेगा, बैठा रहेगा। पता चला कि मुख्यमंत्री का जो टाइम पीरियड है 5 साल ही वो गुजर गया है। सेकंड नंबर का जो उसके पास उपाय है वो क्या बोलेगा कि मैं इसको जो है राष्ट्रपति के पास भेज रहा हूँ रिकंसिडरेशन को लेकर के। तो ये दो पावर हैं जिसका मिसयूज़ राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। इसलिए केरला की गवर्नमेंट ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट गई है, वो बोला है कि देखिए इस प्रकार से जो राज्यपाल के द्वारा मिसयूज़ किया जाता है पावर का, इसको आप ठिकाने लगाइए। टाइम पीरियड आप निर्धारित कर दीजिए कि इतने दिन के भीतर में आपको जो है बिल को वापस करना, साइन करना है, कोई भी डिसीजन अपना देना है।